हेलो बच्चों, जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी करने वाले सभी बच्चों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और ब्लैक बुक के सॉल्यूशन का मेरे ये 4th लेक्चर है। ये बुक मेरे पास ब्लैक बुक है। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर ब्लैक बुक का सॉल्यूशन यूट्यूब पर डालिए। और पिछले कई सालों से मैं आईआईटी जेईई पढ़ा रहा हूँ, तो इस बुक को देखा तो लगभग ये लगता है कि जेईई मेंस और एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसकी कॉन्सेप्ट ठीक है। और यदि अगर बच्चा इसको करता है तो उसमें काफ़ी अच्छी अप्रोच जो है डेवलप हो जाती है। तो देखिए आज की वीडियो का जो पहला जो क्वेश्चन है, देखिए क्या कि इफ हाई वोल्टेज करंट इज अप्लाइड ऑन द फील्ड गिवन बाय द ग्राफ, एक हाई वोल्टेज है जो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अप्लाई किया जाता है। अब आगे क्या पूछा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व a person can move so that the remain safe। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कि जो हाई वोल्टेज की जो करंट है वो इस ये जो कर्व की इक्वेशन गिवन है इस पर अप्लाई की जाती है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो कर्व की इक्वेशन है इसका ग्राफ कहाँ कहाँ बनेगा। तो यदि अगर कोई व्यक्ति उस ग्राफ को कहीं इंटरसेक्ट करता है तो वो अनसेफ हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद बाई ऑप्शन देखेंगे कि कौन-कौन से ग्राफ इसके अंदर इंटरसेक्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास में इक्वेशन दी हुई है कि हाई वोल्टेज करंट जो है वो इस इक्वेशन की जो ग्राफ है उसके अकॉर्डिंग फ्लो की गई है। तो गिविंग क्या है कि y प्लस y का मॉड और इज इक्वल टू x प्लस मॉड ऑफ x, ये इसमें गिवन है। तो हमारा सबसे पहले टारगेट ये होगा कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हाई वोल्टेज ड्रॉ की गई है। अब हमें ये देखना है कि इस कर्व का जो ग्राफ होगा वो कैसे ड्रॉ बनता है, कैसे ड्रॉ होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि भाई अब जैसे क्या है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो पहला जो पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट क्या कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0। तो पहले क्वाड्रेंट में हम आते हैं कि x की वैल्यू 0 से बड़ी, y की वैल्यू 0 से बड़ी। तो इस कर्व की इक्वेशन क्या बनेगी कि y प्लस y इज इक्वल टू x प्लस x देन 2y इज इक्वल टू 2x। तो y इज इक्वल टू कितना बना, x बना। तो इस कर्व की जो इक्वेशन बनी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो वो उस कर्व की इक्वेशन जो बनेगी वो ये आएगी, ये बना फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा जो बनेगा हमारे पास, दूसरा सेकंड केस में क्या बनेगा कि सेकंड क्वाड्रेंट, अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू 0 से छोटी, तो x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद x की वैल्यू 0 से छोटी, y की वैल्यू 0 से बड़ी, तो 2y इज इक्वल टू x माइनस x, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में इस कर्व का जो ग्राफ होगा वो ये होगा, दिस, ये बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ये बना सेकंड क्वाड्रेंट में। तीसरा जो केस है थर्ड केस, थर्ड केस में क्या होगा, ये वाला जो थर्ड केस है आपका, तो थर्ड केस में क्या है, x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0। उस केस में क्या बनेगा कि y माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस x, इनकी 0 इज इक्वल टू 0। तो थर्ड क्वाड्रेंट जो पूरा बनेगा ये पूरा का पूरा हाई वोल्टेज एरिया बनेगा, ये कंप्लीट पूरा हाई वोल्टेज एरिया बनेगा थर्ड क्वाड्रेंट। और जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो केवल इस लाइन पर हाई वोल्टेज होगा, और जो सेकंड केस में है
ये वाला जो केस है इसमें केवल ये वाली जो लाइन है इस पर हाई वोल्टेज आएगा और जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें ये पूरा का पूरा फील्ड जो होगा हाई वोल्टेज करंट फ्लो होगा। जो नेक्स्ट फोर्थ वाला जो पार्ट होगा क्या कि x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0, तो उस वाले केस में क्या कि y की वैल्यू 0, तो ये बनेगा हमारे पास कितना कि y माइनस y इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से x इज इक्वल टू 0। तो जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस केस में जो हमारे पास आएगा y x की वैल्यू 0 यानी कि ये वाला केस आएगा इसका, ये वाला। तो इस वाले वाले केस में ये वाला बनेगा। तो कितने ग्राफ बने, एक ग्राफ ये बना, एक ये बना, फोर्थ थर्ड ये वाला बना और फोर्थ ये वाला बना। अब हम y ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे क्या कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यदि अगर मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज द पैराबोला। इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ बनेगा ये वाला। तो ये ग्राफ इसको इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पर। तो कैसे इंटरसेक्ट करेगा देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये वाला जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा, यानी कि इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो हाई वोल्टेज जो करंट फ्लो हो रहा है इस लाइन पर, तो इसका मतलब पहले वाले ऑप्शन में वो सेफ नहीं होगा। दूसरा है बी ऑप्शन, तो सिग्नल फंक्शन, तो बी ऑप्शन को चेक करते हैं। तो जो सिग्नल फंक्शन होता है उसकी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि यदि अगर मान लीजिए मॉड एक्स अपॉन एक्स है या एक्स अपॉन मॉड एक्स है, तो उस केस में एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी, एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो 1 होता है, x इज इक्वल टू 0 पे 0 होगा और x इज लेस देन 0 पर -1 होगा। तो कुल मिला के जो दूसरा वाला ग्राफ है सिग्नल फंक्शन, ये x इज लेस देन -1 को शो कर रहा है, माइनस का ई स्क्वायर है। तो ये वाला केस बनेगा इस वाली कंडीशन में। अब ये x इज लेस देन -1 आया, तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो ये वाला बनेगा, इस वाले में। तो कुल मिलाकर के जो सेकंड ऑप्शन का जो ग्राफ है वो इस वाले फील्ड में आएगा जो कि हाई वोल्टेज करंट को शो करता है। ये पूरा पूरा का एरिया हाई वोल्टेज करंट एरिया है, तो इसमें भी व्यक्ति सेफ नहीं होगा। दूसरा जो सी ऑप्शन होगा, सी वाला जो ऑप्शन होगा वो y इज इक्वल टू कितना है, y इज इक्वल टू लॉग बीच में 3 और x। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो जो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ बनेगा ये वाला, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ जब इसका बनेगा तो ये किस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, इस वाली लाइन को इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके। तो पहले वाले ऑप्शन का जो ग्राफ बना वो ये बना, दूसरे ऑप्शन का ग्राफ बना वो ये बना, तीसरे ऑप्शन का ग्राफ बना वो ये बना। तो वो जो कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। अब आता है डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन में क्या है भाई, डी ऑप्शन का देखिएगा कि y इज इक्वल टू m प्लस मॉड ऑफ x। इसका ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको एक थोड़ा सा ग्राफ बताता हूँ। अगर मैं मॉड एक्स का ग्राफ बनाता हूँ तो जो मॉड एक्स का जो ग्राफ बनता है, देखिए मॉड एक्स का जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा मॉड एक्स का ग्राफ, क्योंकि शार्प पॉइंट जो बनता है वो 0 पे बनता है। इसमें m प्लस कर दिया है तो इसका जो शार्प पॉइंट है वो m डिस्टेंस ऊपर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के इसका जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, ऐसे करके बनेगा इस टाइप से। लेकिन इसमें एक बात कही गई है कि m की वैल्यू 3 से बड़ी है, तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो इज ग्रेटर देन 3। तो ये जो डिस्टेंस होगी इज ग्रेटर देन 3 होगी। तो अब मैं फोर्थ ऑप्शन का जो ग्राफ बनाऊं तो वो बनेगा आपका यहाँ से ये वाला ऐसे करके बनेगा और ऐसे करके बनेगा। तो थर्ड ऑप्शन का जो वो फोर्थ ऑप्शन का जो ग्राफ है वो कहीं भी हाई वोल्टेज के ग्राफ को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए व्यक्ति फोर्थ वाले ऑप्शन में सेफ रहेगा। ये इसका सॉल्यूशन था। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स इजिकल टू, हमारे पास में गिवन है एफ एक्स इजिकल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू एफ एक्स, ये है।
हर्षिल, आवाज नहीं। अब ये देखिए इस वाले केस में क्या होता है कि पहले आप इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि a प्लस बी प्लस सी का जो मोड होता है उसको हम खोलते हैं ए का मोड प्लस बी का मोड प्लस सी का मोड। अगर हम ऐसा खोलते हैं तो ये तभी पॉसिबल है क्या कि इफ a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 और c इज ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकता है इसमें c इज ग्रेटर देन इक्वल 0 या a is less than equal 0, b is less than equal 0, c is less than equal 0, c is less than equal 0। तो a प्लस बी प्लस सी ओवरऑल मोड लगा हुआ है। अगर हम उनको ब्रेक करते हैं a का मोड, b का मोड, c का मोड, तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है कि यदि अगर ये वाला केस हो जाए या फिर ये वाला केस हो। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इस वाले केस में आप इस तरीके से इसको ब्रेक किया जा सकता है। अब हमारे पास में जो क्वेश्चंस गिवन है, अब देखिए एफ एक्स प्लस 6 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो जो फॉर्मेट यहाँ पर है उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप इसको ब्रेक कर लीजिए। कैसे ब्रेक करेंगे ध्यान से देखिएगा, एफ एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवरऑल मोड इक्वल टू। अब ये देखिए इसका मोड हम अलग कर सकते हैं, इसका मोड हम अलग कर सकते हैं, इसका मोड हम अलग कर सकते हैं। ये चीज हमें गिवन थी क्या कि एफ एक्स का मोड प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मोड और प्लस 2 का मोड तो 2 होता है। अब आप ध्यान से देखिएगा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अकॉर्डिंग आ गया, ए प्लस बी प्लस सी यानी ए का मोड प्लस बी का मोड प्लस सी का मोड। ये आपके बन गया ए का बन गया, ये बी बन गया, ये सी बन गया। तो एफ एक्स का मोड अलग बन गया, 4 माइनस एक्स स्क्वायर का मोड अलग बन गया, 2 का मोड अलग बन गया। एक चीज हमारे पास गिवन है एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। अब जब 0 से बड़ी है तो ये वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी। दिस इज ग्रेटर देन 0, देन बाकी एलिमेंट इज आल्सो ग्रेटर देन 0। 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी और 2 की वैल्यू तो 0 से बड़ी है ही है। लेकिन एक चीज मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये चीज हमारे पास गिवन है। अगर वो ये ना भी देता तो हम देखते कि 2 की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो ये भी 0 से बड़ा होगा, ये भी 0 से बड़ा होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि एफ एक्स क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। चूंकि ये देखिए ये वाला केस हमारे पास ये गिवन है 2 पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। अब चूंकि एफ एक्स की वैल्यू नॉन नेगेटिव दे रखी है तो इसका मतलब जब ये नॉन नेगेटिव है तो ये भी नॉन नेगेटिव, ये भी नॉन नेगेटिव होगा। लेकिन आपको एक बताते हैं कि यदि अगर ये नेगेटिव होता तो हम इसको नेगेटिव रखते हैं तो इसको भी नेगेटिव रखते हैं और यहाँ पे जो नंबर होगा वो भी नेगेटिव ही होता। आगे क्या है, सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन या इक्वल 0। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर 4 इज ग्रेटर देन इक्वल एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन 4। अगर हम इसका ग्राफ अगर बनाते हैं तो -2 से लेकर के 2 तक आएगा। अगर मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो कैलकुलेट करने पे क्या आएगा, स्मॉलर देन इक्वल टू इक्वल -2। इसका मतलब इसका जो ग्राफ आया वो ये आया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो भाई x की वैल्यू कितनी हुई, x की जो वैल्यू हुई वो -2 से लेकर के 2 तक हुई, क्लोज ब्रैकेट। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। तो ये इसका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू कॉस पी एक्स प्लस साइन एक्स इज द पीरियडिक फंक्शन। अब आपको पीरियडिक फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तो थोड़ा सा मैं हल्का सा ही पीरियडिक फंक्शन के बारे में बताता हूँ कि इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए पीरियडिक फंक्शन, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज ए पीरियडिक फंक्शन। तो पीरियडिक फंक्शन क्या होता है कि इसका जो ग्राफ होता है किसी एक इंटरवल के बाद में बार बार रिपीट करता है। कैसे कि y is equal to fx is a periodic function, then fx plus t is equal to fx। तो एक पीरियड के बाद में वो फंक्शन बार बार रिपीट करता है तो वह t इज द पीरियड। तो ये जो होगा वो पीरियड होगा, t इज कॉल्ड द पीरियड। दिस हो गया। दूसरा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट तो ये हुआ
कि यदि अगर मान लीजिए एफ एक्स इज ए पीरियडिक फंक्शन जिसका पीरियड टी है, देन दूसरा केस क्या है कि यदि अगर मान लीजिए एफ ए एक्स प्लस बी हो जाए, क्या कि यदि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है उसका पीरियड टी है और वो फंक्शन यदि अगर एफ ए एक्स प्लस बी के टर्म्स में आ जाए तो उसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा, एफ का पीरियड टी अपॉन एक्स का कोफिशिएंट। तो ये चीज है इसमें। अगला क्वेश्चन इसी में देखिए, इसी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या लगता है, देखिए अब हमारे पास में क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस पी एक्स प्लस साइन एक्स। हम जानते हैं कि cos x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है और sin x का पीरियड भी 2 पाई होता है। तो यदि अगर मान लीजिए मैं इसका पीरियड t लेट करता हूँ, इसका पीरियड t1 लेट किया, इसका पीरियड मैंने t2 लेट किया, तो t1 की जो वैल्यू होगी तो cos x का पीरियड कितना है 2 पाई, तो cos px का जो पीरियड होगा तो 2 पाई अपॉन p हो जाएगा। इसी तरीके से अब sin x का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो जो fx का पीरियड होगा t ऑफ fx, तो एलसीएम ऑफ t1 एंड t2, तो एलसीएम हम निकालेंगे किसका, तो 2 पाई अपॉन p और एंड 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन p एंड 2 पाई का जो पीरियड निकल के आएगा वो इज ए पीरियडिक फंक्शन, मतलब ये भी एक पूरा पीरियडिक फंक्शन होगा। अब बात ध्यान देने की है कि 2 पाई अपॉन p और 2 पाई, तो इसका पीरियड यानी कि ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है क्या है, एक पीरियडिक फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आई होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आई होगी। ये तभी पॉसिबल है क्या कि जब ये p रेशनल नंबर होगा। ठीक है, रेशनल नंबर 1/2, 2/4, 4/5 कुछ भी हो सकता है, इसकी वैल्यू रेशनल नंबर होगी तभी ये वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आएगी जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा कि भाई ये पूरा का पूरा फंक्शन एक पीरियडिक फंक्शन है। ये पीरियडिक फंक्शन तभी होगा जब ये p एक रेशनल नंबर होगा। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कि एफ एक्स इज ए 0 से 1 तक जो डोमेन है वो, तो डोमेन ऑफ एफ एक्स का मतलब हो गया कि भाई एफ एक्स इज 0,1, तो डी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 से लेके 1 तक। तो डोमेन का मतलब होता है कि ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स दैट द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड। तो इस वाले केस का मतलब आप यहां से समझिए कि इतनी सी बात का जो मतलब है, इतनी सी बात का मतलब है कि इस x की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। अब जो भी x की जगह आ जाएगा उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। ये बात सोचने वाली बात है कि x के स्थान पर जो भी आ जाएगा उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। अब उसने पूछा देयरफॉर द डोमेन ऑफ y एफ ई की पावर एक्स प्लस एफ लॉग एल एन एक्स। तो अब ये देखिए कैसे, हमारे पास में जो फंक्शन है y इज इक्वल टू कितना है एफ ई की पावर एक्स प्लस एफ, और यहां से ले सकते हैं लॉग ई एक्स का मोड। तो अब यहां से देखिए भाई, मैं अब इसको चेक करता हूं। पहले मैं एफ ई की पावर एक्स को सॉल्व करता हूं, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे कि इसकी जो वैल्यू है, तो अब x के स्थान पर क्या है e की पावर x है, और हम जानते हैं कि x की वैल्यू क्या है 0 से 1 के बीच में है। जो भी वैल्यू x के स्थान पर आएगी उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शो करेगा कि e की पावर x की जो वैल्यू होगी लेस देन 1 इज ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू e की पावर x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 1 इज ग्रेटर देन 0। अब बात आती है कि ई की वैल्यू क्या होती है। ई की वैल्यू जो होती है वो 2 पॉइंट समथिंग होती है ई की वैल्यू। तो जब ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, अब आप इसका ग्राफ बनाइए। देखिए कैसे बनेगा कि ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, 2 एंड 3 के बीच में होती है ई की वैल्यू। तो यदि अगर मैं x की वैल्यू को इधर लेके जाता हूँ, x की वैल्यू को 0 से पॉजिटिव को लेके जाता हूँ, तो
ये कंडीशन जो हमारे पास में 0 से 1 के बीच में दी है, ये फॉलो नहीं करेगा। अगर आपने x की वैल्यू को पॉजिटिव ले लिया, तो इस पूरे की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, ठीक है? लेकिन हमें x की वैल्यू ऐसी लेनी है, जो यहाँ x की वैल्यू पुट करने पर 0 से 1 के बीच में उसकी वैल्यू आए। ये तभी पॉसिबल है, जब x की वैल्यू 0 से नेगेटिव की तरफ हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो डोमेन निकल के आएगा, वो 0 से इधर को आएगा। तो इसका जो डोमेन निकल के आया, वो -∞ से लेकर के 0, ये वैल्यू। इधर ओपन ब्रैकेट, इधर ओपन ब्रैकेट, ये इसका है। क्योंकि सब में ओपन आ रहा है, तो यहाँ भी हम ओपन ही लेंगे। तो आप चेक कर सकते हैं कि यदि अगर मैं 0 से इधर को गया, तो अगर जैसे मान लीजिए x की वैल्यू मैंने 1 रख दी, तो e आ जाएगा। तो e की वैल्यू क्या होती है? 2 पॉइंट समथिंग होती है, यानी कि 2 एंड 3 के बीच में होगी। तो वो 0 से 1 के बीच में सैटिस्फाई नहीं करेगा। आपको ध्यान देना है कि e की पावर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आए, तो उस केस में x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? x की वैल्यू 0 से लेके -∞ अगर है, तो वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले फंक्शन का जो डोमेन निकल के आया है, वो -∞ से लेकर के 0 तक निकल के आया। जो दूसरा जो वाला जो केस है हमारे पास, जो दूसरा है, वो क्या है भाई? कि f ब्रैकेट log बीच में e x का मोड, ये वाला है। तो अब हमारे पास में x के स्थान पर क्या बन गया? log x। तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। तो ये बनेगा कितना? कि log बीच में e mod x इज लेस देन 1 इज ग्रेटर देन 0। ये वैल्यू निकल के आई। इसका मतलब ये हुआ कि जो mod x है वो लेस देन 1 होगा और इज ग्रेटर देन 1 आएगा। लेस देन e आएगा, यहाँ पर e की वैल्यू आएगी, ये e आएगा। ई, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ई यहाँ जाएगा, पावर यहाँ इसके ऊपर आ जाएगी, ये ई यहाँ जाएगा और यहाँ की नंबर इसके पावर में आ जाएगी। तो इस तरीके से निकल के आएगा। तो मॉड एक्स की जो वैल्यू होगी 1 से लेके ई तक, यानी कि 1 और ई के बीच में इसकी नंबर आएगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, तो वो ग्राफ बनेगा कितना? 1 ई और -1 और -ई, इसका ग्राफ ये बन गया। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ। तो इसका अगर हम डोमेन निकालें, तो इसका जो डोमेन D2 निकल के आएगा, वो कितना आएगा? -e से लेके -1 तक और यूनियन और 1 से लेकर के e तक, ये इसका डोमेन है। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो y इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो इसका डोमेन D1 हुआ, इसका डोमेन D2 हुआ। तो y का जो डोमेन निकल के आएगा, तो डोमेन D ऑफ y, D ऑफ y इज इक्वल टू इंटरसेक्शन, यानी कि D1 इंटरसेक्शन D2। तो D1 हमने निकाला, D2 हमने निकाला, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा, वो इस y का ही डोमेन कहलाया जाएगा। तो देखिए भाई कैसे। अब आप ये देखिए कि पहले वाला जो डोमेन निकल के आया, वो यहां से लेके यहाँ आया। दूसरे वाले का डोमेन कितना है? ये वाला और ये वाला है। मुझे अगर इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है, तो वो इंटरसेक्शन कितना निकल के आएगा? ये वाला पार्ट। अगर मुझे इन दोनों में, यानी कि ये वाला ग्राफ और ये वाले ग्राफ में इंटरसेक्शन पार्ट अगर निकालना है, तो वो ये वाला जो पार्ट आएगा, वो इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है। तो इसका आंसर कितना निकल के आया? तो इसका जो आंसर निकल के आया, वो कितना आया? -e से लेकर के -1 तक, ये इसका आंसर निकल गया। -e से लेकर -1 तक, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका सेटिस्फाई करता है। ये तरीका होता है डोमेन को निकालने के लिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेंस में, एडवांस में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, तो आसान है। अगर कोई डाउट इसमें होता है, तो आप मेरे को मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया है। तो आसानी से डोमेन निकाला जा सकता है, अगर आपको ग्राफ हल्का सा भी आता है। आगे देखिए नेक्स्ट। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? a की वैल्यू हमारे पास गिवन है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और f इज दैट a कितना है? f1 की वैल्यू 2 है। f1 की वैल्यू कितनी है भाई? f1 इज इक्वल टू कितना है? 2 और f2 कितना है? तो f2 की वैल्यू कितनी है? 3 और f3 की वैल्यू कितनी है? f3 इज इक्वल टू 4 एंड f4 इज इक्वल टू 1। इसमें एक चीज और होगी, कहीं ना कहीं g1 की वैल्यू होगी।
तो G1 इज इक्वल टू इसमें 3 है। आपको ये देखिए एक सेट गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है, एफ सच दैट ए सेटिस्फाई F1 की वैल्यू F2 इन सारे नंबर पर फंक्शन की वैल्यू क्या क्या होगी वो चीज गिवन है और G1 की वैल्यू गिवन। अब यहाँ देखिए fog x इज इक्वल टू gov x, तो G की वैल्यू क्या होगी? तो fog x इज इक्वल टू gov x, क्या मतलब है f ऑफ g x इज इक्वल टू g ऑफ x। इसे हम लिख सकते हैं कैसे कि f, कैसे लिख सकते हैं इसको? लिख सकते हैं f ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास में x की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 2 3 4। अब देखिए कैसे, अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं कि इफ x इज इक्वल टू 1, अगर हम x की वैल्यू को 1 को पुट करते हैं तो क्या मिलेगा? x की वैल्यू 1 पुट करिए भाई, तो f ब्रैकेट g1 इज इक्वल टू जी ब्रैकेट f1। अब क्या मिला आपको? g1 की वैल्यू गिवन है, तो g1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? g1 की वैल्यू 3, तो मैं g1 की वैल्यू को 3 रख दूंगा, तो f3 इज इक्वल टू यहां से क्या बनेगा? f1, और f1 की वैल्यू कितनी है? f1 की वैल्यू 2, तो यहां से f1 की वैल्यू रख दीजिए 2। उसके बाद क्या मिलेगा? f3, f3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? f3 की वैल्यू 4 दी हुई है, तो मैं f3 की जगह क्या रखूंगा? 4 इज इक्वल टू g2। इससे मुझे एक चीज मिल गई कि G2 पे वैल्यू कितनी है? 4, तो यहां से निकल के आएगा हमारे पास एक रिलेशन 2,4, यानी कि x की वैल्यू 2 अगर मैं रखता हूं gx वाले फंक्शन में तो वैल्यू क्या निकल के आती है? 4 निकल के आती है, तो 2,4 बना। इसी तरीके से कि इफ x इज इक्वल टू, मैंने 2 रखा, तो जब x की वैल्यू 2 रखूंगा तो इसमें x की वैल्यू 2 रखिए, तो ये बनेगा f और यहाँ पे रखेंगे g2 इज इक्वल टू g ब्रैकेट f2। अब आगे g2 की वैल्यू क्या निकल के आई? g2 की वैल्यू निकल के आई 4, तो मैं इसकी जगह 4 रख दूंगा, तो ये बनेगा f4 इज इक्वल टू g। अब f2 की वैल्यू कितनी है? 3, तो ये बनेगा g3। अब यहां से देखिएगा f4 की वैल्यू कितनी है? f4 की वैल्यू 1, तो इसकी जगह 1 रख दीजिए, तो 1 इज इक्वल टू g3। इसका मतलब यह हुआ कि gx वाले फंक्शन में x की वैल्यू 3 रखने पर, x की वैल्यू 3 रखने पर क्या वैल्यू निकल के आती है? 1 निकल के आती है, तो ये बनेगा आपका 3,1। अब x की वैल्यू 2, कि इफ x की वैल्यू 3, अब 3 रखिएगा, इसमें x की वैल्यू 3 रखो तो कितना बनेगा? f ब्रैकेट x की वैल्यू 3 रखेंगे तो g3 इज इक्वल टू x की वैल्यू 3 देखिए तो g ब्रैकेट f3। अब उसके बाद g3, तो g3 की वैल्यू 1 निकल के आई है, तो यहां से f1 इज इक्वल टू g, और f3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4, तो यहाँ पे 4 आ गया, तो G4, तो F1 की वैल्यू कितनी है? F1 की वैल्यू 2 है, तो F1 की वैल्यू 2 और G2 इज इक्वल टू G4। इसका मतलब Gx वाले फंक्शन में x की वैल्यू 4 रखने पर 2 आता है, तो ये बनेगा 4,2। अब हम x की वैल्यू 4 रखते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 4, तो क्या बनेगा? f, यहाँ पे 4 रखिए, ब्रैकेट G4 इज इक्वल टू G ब्रैकेट F4, और इज इक्वल टू कितना बनेगा? G4 की वैल्यू कितनी है भाई? G4 की वैल्यू है हमारे पास, G4 की वैल्यू 2, तो इसकी जगह 2 रख दीजिएगा, तो F2 इज इक्वल टू G F4। F4 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 1, तो 1, और F2 की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 इज इक्वल टू G1। अब इसका मतलब ये होगा कि 1 पे कितना आया है? 3। अब चेक करिए, तो क्या बनकर निकल के आया है? 1,3, तो 1,3 का है, ये आएगा 1,3। फिर आया है हमारे पास 2,4, वो ये हैगा। फिर उसके बाद आया है 3,1, वो ये है। 4,2, वो ये है। हमारे पास निकल के आ गया आंसर, इसका आंसर बी है।
तो आसान था क्वेश्चन, x की वैल्यू हमारे पास गिवन है, सारी की सारी वैल्यू गिवन है और हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो fog x इक्वल टू gov x, fog x इक्वल टू gov x भी गिवन था, x की वैल्यू रखते चले गए और जब x की वैल्यू रखी इसमें हमने तो वो सारी की सारी वैल्यू जो हमारे पास गिवन थी ये वाली इसमें अप्लाई किया और फंक्शन निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है देखिए कि एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि द नंबर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ y ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y का पूरा का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 2 cos x गिवन है। तो एक चीज और समझिएगा कि यदि अगर मान लीजिए x प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर गिवन है, x प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये भी इंटीजर है तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि ये और प्लस 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। एक चीज और देखिए कि x प्लस y का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस z का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है, और का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको हम लिख सकते हैं x का ग्रेटेस्ट इंटीजर y का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो y ही आएगा। तो ये 2 है तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 ही तो रहेगा। ये खुद में इंटीजर है ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इसके ऊपर भी एक इंटीजर वो लगा दिया जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर तो वही वैल्यू आएगी और इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट, इसका मैं जो इसके अंदर अप्लाई होगा तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में जो वैल्यू गिवन है वो y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर y प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर y का होल ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो मैं इसको लिखूंगा कि y का ग्रेटेस्ट इंटीजर और y का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 2 cos x तो 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y इक्वल टू 2 cos x, y का ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू cos x। ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट निकल के आएगी। दूसरा क्या है कि y इज इक्वल टू गिवन है। अब यहाँ देखिए कैसे 1/3 sin x प्लस sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूरा का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो इसको भी हम इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। तो इसे हम लिखेंगे कैसे कि y इज इक्वल टू 1/3 और ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x। इस तरह से हम इसको ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसको ब्रेक करेंगे तो ये sin x हो जाएगा, फिर sin x प्लस sin x तो 2 sin x हो जाएंगे तो sin x प्लस sin x का ग्रेटेस्ट अलग अलग उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 1/3 तो ये बनेगा 3, ठीक है, और sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से 3 कट गया तो वैल्यू क्या निकल के आएगी y इज इक्वल टू sin x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब एक बात ये बताइए कि sin x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या होता है, 0 होता है, -1 होता है, 1 होता है। तो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो y की वैल्यू हमारे पास में ये निकल के आएगी, ठीक है, x की वैल्यू 0। अगर मैं x की वैल्यू देखो, यदि अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 कब आएगी। अब ये ध्यान से देखिए y की वैल्यू हमारे पास 3 वैल्यू निकल के आएगी, y इज इक्वल टू 0 निकल के आया, -1 निकल के आया, 1 निकल के आया। तो y की वैल्यू हमारे पास में जब ये निकल के आ रही तो y की वैल्यू 0 में इसके अंदर पुट करूंगा तो कितनी आनी चाहिए वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई और x की वैल्यू जो यहाँ है वो यहाँ पे डिफाइंड होनी चाहिए तो x की वैल्यू π/2 पे 0 होगी और यहाँ x की वैल्यू 0 पे 0 हो रहा है तो डिफाइन नहीं कर रहा है। अब टोटल x की वैल्यू अब -1 देखिए कहाँ पे लाई करेगा तो वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, 1 वहां पे किसी और एंगल पे आएगा वो यहाँ किसी और एंगल पे निकल के आएगा। तो कुल मिलाकर के y की वैल्यू जो ये निकल के आ रही है हमारी और एक इक्वेशन हमारे पास में वो ये है। तो इन दोनों इक्वेशन का कोई भी रूट्स कोई भी जो नंबर है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा वो 0 निकल के आएगा क्योंकि y की वैल्यू इस इक्वेशन से हमारे पास ये निकल के आई है। अगर हम ये वैल्यू रखते हैं इसके अंदर तो क्रॉस चेकिंग करें तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा, इसीलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या कि हमारे पास में जो f(x) है वो ये फंक्शन है पूरा का पूरा x⁴2n और ये पूरा का पूरा फंक्शन है। तो क्या कह रहा है कि ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, नाइदर ऑड फंक्शन नाइदर इवन फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन।
जो फंक्शन ऑड फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं, उनको चेक करने का एक सिंपल सा तरीका होता है। वो सिंपल सा तरीका ये होता है कि भाई अगर मान लीजिए कि y इज इक्वल टू हमारे पास में fx गिवन है, ठीक है, y इज इक्वल टू fx गिवन है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, तो मैं क्या करूंगा, x के स्थान पर माइनस एक्स रखूंगा। अगर x के स्थान पर माइनस एक्स रखने के बाद में उसे कैलकुलेट किया जाए, अब ये fx दे दे कैलकुलेट करने के बाद, तो ये इवन फंक्शन हो जाएगा। f माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स कैलकुलेशन करने के बाद ये वाली पोजीशन आती है तो वो इवन फंक्शन हो जाता है। और यदि अगर मान लीजिए माइनस का एफ एक्स आ जाए तो वो ऑड फंक्शन होता है। ये वाला ही केस, ये कॉन्सेप्ट जो है वो इसके अंदर लगेगा। सिंपल है। तो कुल मिला के आपको ये देखना है कि सिग्नल फंक्शन ये, दिस इज द सिग्नल फंक्शन। एक फंक्शन आपका ये हो गया, एक फंक्शन ये हो गया। तो दोनों फंक्शन को चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन है क्या क्या। तो पहले मैं इस फंक्शन को नोट करता हूँ, क्या कि x की पावर 2n, और ये फंक्शन है आपके पास x की पावर 2n, और इस की होल पावर कितनी है 2n प्लस 1, और ये है हमारे पास क्या सिग्नम फंक्शन, और सिग्नम फंक्शन x इक्वल टू 2 की पावर n प्लस 1, ये हुआ। अब इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये बनेगा x की पावर 2n अपॉन यहाँ से कितना बचेगा भाई, x की पावर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4n स्क्वायर प्लस का 2n, ये बनेगा, और इनटू सिग्नम फंक्शन की होल पावर 2n प्लस 1, ये। अब इसे और थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं तो ये दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये x की पावर 2n 2n कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन यहाँ कैसा बचेगा x की होल पावर 4n स्क्वायर, और यहाँ से बनेगा सिग्नम फंक्शन की होल पावर 2n प्लस 1, ये बना। अब कुल मिला के इसमें आपको ये चेक करना है कि कौन सा फंक्शन इवन फंक्शन है, कौन सा फंक्शन ऑड फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन के बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि सिग्नम फंक्शन जो होता है वो x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है। तो x की वैल्यू मान लीजिए सिग्नम फंक्शन एस जी एन एक्स इज इक्वल टू सिग्नम फंक्शन x ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए तो वो 1 देगा, और x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाए तो वो नहीं, x की वैल्यू 0 से बड़ी दे जाए तो 1 देगा, और 0 से छोटी हो जाए तो वो -1 देगा। अब सोचने वाली बात है, देखिए इस सिग्नम फंक्शन में अगर मैं -x रखूंगा तो वो इस वाले केस में आ जाएगा। तो कंडीशन क्या है कि वो इस वाले केस में जब देगा तो माइनस बाहर निकल के आ जाएगा। जैसे प्लस है, -x रख दिया तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो ये जो फंक्शन हुआ आपके पास ये वाला, ये जो फंक्शन है कितना कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो सिग्नम फंक्शन ऑड फंक्शन हो जाएगा, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो सिग्नम फंक्शन ऑड फंक्शन क्यों है कि अगर आपने पॉजिटिव रखा तो 1 आया, और नेगेटिव रखा तो माइनस आया, तो माइनस बाहर ले लीजिए, तो इस वाले केस में बनेगा, ये वाला केस बनेगा, माइनस बाहर निकल के आ गया। तो सिग्नम फंक्शन क्या हुआ, ऑड फंक्शन हुआ, ठीक है। सिग्नम फंक्शन ऑड फंक्शन हुआ। इससे एक चीज और समझिएगा, ये जो पावर है वो ऑड फंक्शन है। यदि अगर ये इवन फंक्शन हो जाती, ये वाली अगर ये पावर इवन हो जाती तो ये ओवरऑल इवन फंक्शन हो जाता। क्योंकि ऑड फंक्शन है तो ये ऑड ही हो जाएगा, क्योंकि सिग्नम फंक्शन ऑलवेज ऑड फंक्शन होता है ये, क्योंकि पावर भी इसकी ऑड है तो ये ऑड हो जाएगा। अब ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास, इसकी पावर कितनी है, इवन। अब जब इसकी पावर इवन है तो ये फंक्शन कैसा बनेगा भाई, इवन फंक्शन बनेगा। तो दिस इज इवन फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन। तो इवन इनटू ऑड फंक्शन करते हैं तो ओवरऑल क्या बनेगा, ऑड फंक्शन बनेगा। तो ये जो फंक्शन बनेगा ये पूरा, ये बनेगा ऑड फंक्शन। तो इवन फंक्शन इनटू ऑड फंक्शन इक्वल टू ऑड फंक्शन। आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब ऑड फंक्शन हुआ। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो फंक्शन है वो क्या बना, टोटल ऑड फंक्शन बना। ये बना हमारे पास ऑड फंक्शन। अब मुझे ये वाला जो चेक करना है, इसको और चेक करना है, तो ये फंक्शन कैसा होगा इसको और देखना है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे, इसको क्या है e की पावर x। अब हमारे पास फंक्शन क्या है कि भाई मान लीजिए मेरा फंक्शन है e की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस e की पावर माइनस का 1 अपॉन एक्स, और e की 1 अपॉन e की पावर x, और प्लस 1 अपॉन e की पावर
e की पावर -1/x। अब मैं x के स्थान पर -x रखता हूँ, तो x के स्थान पर -x रखूंगा, तो x के स्थान पर -x रखूंगा तो माइनस का 1/x हो जाएगा, और माइनस e की पावर ये 1/x हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा e की पावर -1/x और e की पावर 1/x। इसका मतलब ये बनेगा माइनस का ये, ठीक है, ये बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस का एफ एक्स, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में निकल के आती है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये देखना है। तो दिस इज द ऑड फंक्शन। तो ये भी हमारे पास कैसा फंक्शन आया, ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन निकल के आया। दिस इज ऑड फंक्शन, दिस इज ऑड फंक्शन। तो टोटल ओवरऑल हमारे पास में क्या बना, इवन फंक्शन। ये तरीका है। तो कुल मिलाकर के पहले हम इस फंक्शन को चेक करेंगे कि ये फंक्शन कैसा है, ऑड है या इवन है। इस फंक्शन में भी दो फंक्शन है, कि एक तो ये वाला फंक्शन हो गया, एक ये वाला फंक्शन हो गया। तो मैंने अभी अभी चेक किया, दिस इज ऑड फंक्शन, दिस इज इवन फंक्शन। ऑड इंटू इवन, तो इसका मतलब ऑड बना, तो ये पूरा का पूरा ऑड बन गया, और ये फंक्शन भी ऑड फंक्शन बना। तो ऑड इंटू ऑड क्या बनेगा, इवन बनेगा। तो टोटल क्या बनेगा हमारे पास में, ये इवन फंक्शन आ जाएगा। तो अब जब इवन फंक्शन हुआ तो कुल मिलाकर के इवन फंक्शन कौन सा है, बी, बी ऑप्शन इसका हुआ। ये तरीका होता है। ध्यान रखिएगा, जो सिग्नल फंक्शन होता है वो ऑलवेज ऑड फंक्शन होता है। केस देखिए, x की वैल्यू 0 से बड़ी तो 1, x की वैल्यू 0 से छोटी तो -1 निकल के आएगा, माइनस बाहर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो सिग्नल फंक्शन है वो ऑड फंक्शन। अब उसकी पावर देखने की वो कैसी है, अगर वो ऊपर पावर ऑड है तो वो ऑड ही रहेगा, और अगर पावर इवन हो जाती है, माइनस की पावर अगर इवन होती है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, मींस इवन बन जाएगा। तो दिस इज द इवन फंक्शन, क्योंकि पावर इवन नंबर थी या ऑड नंबर थी, तो दिस इज इवन, दिस इज ऑड। कुल मिलाकर के ये बना पूरा ऑड बना। ये फंक्शन ऑड मैंने चेक कर ही लिया था। तो ऑड इंटू ऑड इक्वल टू इवन, ऑड इंटू ऑड का मतलब होता है माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, मींस इवन। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। f1 इक्वल टू हमारे पास में 1 है, गिवन है f1 की वैल्यू 1, और fn इक्वल टू कितना है भाई, fn इक्वल टू 2 समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर के n-1, और f r। दूसरा r की वैल्यू क्या है, समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर के m तक, और f r इसकी वैल्यू। अब आप ये देखिए कि f यानी कि r की वैल्यू 1 से लेके m तक f r। इसका मतलब क्या है, इसका मीन्स ये है कि r की वैल्यू 1 से लेके m तक इसके अंदर रखते चले जाइए। तो f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस डॉट 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 fm, fm इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा है उसने। f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, इन सबका जो टोटल होगा वो क्या होगा, वो इन ऑप्शन में से कुछ होगा निकल के। अब देखिए, अब एक बात बताइए, यदि अगर मैं मतलब यहां से लेके यहां तक के जो m तक मैंने वैल्यू रखी, उन सबका सम या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। सोचने वाली बात है कि यदि अगर मैं दो टर्म्स का सम निकालूं तो m की जगह कितना हो जाएगा, m के स्थान पर 2 आ जाएगा। ये ऑप्शन से चेक करने के लिए तरीका बता रहा हूँ कि यदि अगर मैंने m की वैल्यू r की वैल्यू 2 रखी 1 से लेके 2 तक, तो इसका m की वैल्यू कितनी हो गया, n टर्म्स तक का सम कितना है, ये ठीक। अब m की जगह 2 रख दीजिए, तो m की जगह 2 रखूंगा तो मैं इसमें भी 2 रखूंगा, यहाँ भी 2 रखूंगा, यहाँ भी 2 रखूंगा, यहाँ भी 2 रखूंगा। इसी तरीके से m की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 टर्म्स का सम रखूंगा, तो 1 टर्म्स का सम इसका मतलब इसकी वैल्यू, 2 टर्म्स का सम m की वैल्यू 2 रखने पर तो इसका सम, m की वैल्यू 3 रखने पर तो यहाँ से लेके यहाँ तक का सम। अब आगे देखिए कैसे करते हैं। f1 की वैल्यू 1 है हमारे पास, ठीक है, तो m की वैल्यू 1 रखिए। अगर मैं m की जगह 1 रखता हूँ, m की जगह 1 रखता हूँ तो m की जगह 1 यहाँ रखिए, तो 3 माइनस 1/2, तो कितना आ जाएगा, m की जगह 1 अगर मैंने रखा इसमें तो कितना आया, 3 माइनस 1/2, यानी कि कितना आ जाएगी वैल्यू 2/2, यानी कि ये ऑप्शन हो सकता है। अगर इसमें मैंने रखा m की जगह तो 3 आएगा,
क्योंकि पहली टर्म्स का जो सम आएगा, पहली टर्म्स का जो सम है वो F1 होगा। F1 की वैल्यू कितनी होगी? अब F1 की वैल्यू हमारे पास में 1 है, तो इसका मतलब ये होगा इसमें m की वैल्यू 1 रखने पर जो 1 दे रहा है वो ऑप्शन होने के चांसेस है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें m की वैल्यू 1 रखिए, तो m माइनस m की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन होने के चांसेस है, ये वाला ऑप्शन होने के चांसेस है। m की वैल्यू 1 इसके अंदर रखेंगे, तो m की वैल्यू अगर 1 रखूंगा तो 3 की पावर 0 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के a और c में से एक ऑप्शन होने के चांसेस है। दूसरा, m की वैल्यू 2 रखिए। अब मैं क्या करूँ सबसे पहले m की वैल्यू, अब मुझे यहां से लेके यहां तक ये दो टर्म्स m की वैल्यू 2 रखता हूं, तो f1 प्लस f2 होना चाहिए। तो मुझे f2 की वैल्यू चाहिए। f2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा? हमारे पास में गिवन है ये वैल्यू है। और यदि अगर मैं इसमें f2 रखता हूँ, n की जगह 2 रखता हूँ, ध्यान से देखिएगा, समेशन r इक्वल टू 1, n की वैल्यू 2 रखिए, n की वैल्यू 2 तो यहाँ से 1 आ जाएगा, और f r, फिर उसके बाद r की वैल्यू यहाँ पे 1 रखिए, तो 2 समेशन f1 ये निकल गया है। मैंने इसके अंदर जो हमारे पास में गिवन था, ये जो वैल्यू गिवन थी ये वाली, इसमें n की जगह 2 रख दिया, तो n की जगह 2 रखा, तो यहाँ भी मैं n की जगह 2 रखूंगा, तो 2 माइनस 1, तो r की वैल्यू 1 से लेके 1 तक, यानी कि r की वैल्यू 1 रख दिया। अब यहाँ से देखिएगा 2 इंटू f1 की वैल्यू क्या है? 1 इंटू 1 यानी कि 2 आ गया। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों सम्स का जो टोटल है f1 प्लस f2, f1 प्लस f2 इक्वल टू, f1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 प्लस f2 की वैल्यू कितनी है? 2, तो मीन्स 3 आ गया। इसका मतलब ये होगा दो टर्म्स का जो सम है वो कितना आया है? 3। इसमें m की वैल्यू 2 रखने पर कौन सा ऑप्शन 3 देता है वो चेक करना है। m की जगह 2 रखिएगा, अगर मैं m की जगह 2 रखता हूँ तो ये कितनी वैल्यू देगा? m की जगह 2 रखता हूँ, तो m की जगह 2 अगर इसके अंदर रखूंगा तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की पावर 2 यानी कि 9 माइनस 1 कितना हुआ? 8 यानी कि 4 देगा, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। अब इस वाले में देखिए, m की वैल्यू 2 रखेंगे, m की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 यानी कि सी इसका ऑप्शन हो गया। ये तरीका था इसको सॉल्व करने का। तो हम इसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका सी ऑप्शन आएगा। ये तरीका है ऑप्शन से सॉल्व करने का, कि पहली टर्म्स का सम निकाल लिया, पहली टर्म्स का सम, दो टर्म्स का सम निकाला, तो दो टर्म्स का सम जो निकल के आया 3 आया, यानी कि m की वैल्यू हमने 2 रखी तो वैल्यू 3 आई, m की वैल्यू 1 रखी तो चेक कर लिया, तो बी ऑप्शन है और डी ऑप्शन नहीं हो सकता। m की वैल्यू 1 रखने पर f1 की वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। तो केवल कौन कौन सा दे रहा था, मतलब दो ऑप्शन इसमें से हट गए थे, और बाकी उसके बाद में m की वैल्यू 2 रखने पर ये 3 देगा, तो m की वैल्यू 2 रखने पर वो केवल सी ऑप्शन ऐसा है जो 2 देगा। अब हम इसे दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करें? अब ये देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? दूसरे तरीके से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसको हम सेकंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास में f1 की वैल्यू कितनी है? 1 है, और f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? तो जो f2 की जो वैल्यू निकल के आएगी वो यहाँ रखेंगे, तो 2 समेशन r इक्वल टू 1 से लेके के n की वैल्यू 2 तो 1 आ जाएगा, और f r आ जाएगा 2 ब्रैकेट r की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा, तो यहाँ की 2 आ गया, तो f2 की वैल्यू 2 निकल के आई। इसी तरीके से अगर मैं f3 की वैल्यू निकालता हूँ तो यहाँ से f3 इक्वल टू कितना होगा? इसमें n की वैल्यू 3 लगाइए, तो 2 समेशन r इक्वल टू 1 से, अब यहाँ पे n की वैल्यू 3 लगाइए, तो n की वैल्यू जब 3 लगाऊंगा तो यहाँ से 2 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा एफ आर 2 ब्रैकेट r की वैल्यू 1 पुट करिए, वहां बैठो अभी, f1 प्लस f2, तो 2 ब्रैकेट f1 की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस f2 की वैल्यू कितनी है? हमारे पास f2 की वैल्यू निकल के आई है, f2 की वैल्यू 2 निकल के आई है, तो इसका मतलब हो गया 2 इंटू 3। इसी तरीके से हम f4 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, तो f4 इजिकल टू 2 इसके अंदर रखिए, समेशन r इजिकल टू 1 से लेके
3 तक आ जाएगा और एफ आर आ जाएगा अप टू ब्रैकेट, तो F1 प्लस F2 प्लस F3। अब हम इसे कैलकुलेट करें तो ये 2 आ गया, ब्रैकेट F1 की वैल्यू 1 आई प्लस F2 की वैल्यू कितनी आई 2 आई प्लस F3 की वैल्यू कितनी आई 6 आई। तो कुल मिला के ये कितना हो गया 6 2 8 9 दूनी 18, 18 बना, तो 18 बना, 18 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 2। इसका मतलब एक सीरीज बनी। वो सीरीज क्या बनी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू निकल के आई है समेशन r इक्वल टू 1 से लेके n तक एफ आर की वैल्यू 1 से रखते रखते चले जाइए तो कितना होगा F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट 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 Fm। तो F1 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है हमारे पास, F1 की वैल्यू 1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी आई F2 इक्वल टू कितनी आई वैल्यू 2, F2 इक्वल टू 2 प्लस F3 की वैल्यू कितनी आई 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 2 प्लस एंड सो आगे तक ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब उसके बाद इसका मतलब यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स हैं, यहां से लेके वहां तक n टर्म्स है। तो 1 प्लस 2 सब में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ गया तो यहाँ से 1 बचेगा प्लस 3 बचेगा, अब यहाँ से 3 की पावर 2 बचेगा प्लस अप टू m-1, क्योंकि 1 हमने छोड़ दिया क्योंकि वो सीरीज में नहीं आ रहा था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने टर्म्स हैं Fm, ठीक। अब यहाँ से लेके यहाँ तक m टर्म्स, पहली टर्म्स को छोड़ दीजिएगा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी टर्म्स हो गई m-1 हो गई, तो 1 प्लस 2, अब इसमें क्या है जीबी है, चलो तो यहां से लेके यहां तक m-1 टर्म्स हो गई, तो जीपी के m-1 टर्म्स का फॉर्मूला लगाइए, तो जीपी के n-1 का टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा 3 की पावर m-1 और अपोन नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से 3 की पावर m-1, ठीक, और अपोन 3-1 यानी कि 2 आ जाएगा, 2 से 2 कटा तो 1 यहाँ से बचेगा कितना 1 प्लस 3 की पावर m-1 1 से 1 कैंसिल हुआ तो 3 की पावर m-1, ये इसका आंसर है, ये इसका ऑप्शन है, ये इसका कॉन्सेप्ट था सॉल्व करने का। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, एफ एक्स इजिकल टू एक्स अपॉन, हमारे पास जो गिवन है वो एफ एक्स की वैल्यू गिवन है क्या कि एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एफ ऑफ एफ एक्स। ये तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से निकालेंगे ऐसे करके। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर इस वाले में x के स्थान पर fx रख दीजिएगा, x के स्थान पर fx इक्वल टू जहां जहां x है वहां fx रख दीजिएगा, तो अंडर रूट 1 प्लस x के स्थान पर fx हमने पुट किया, ठीक, और का होल स्क्वायर ये होगा। अब देखिए ध्यान से f ऑफ x निकालना है, मतलब f ऑफ fx। अब x के स्थान पर क्या है fx, तो यहाँ x था, यहाँ x, मैंने x के स्थान पर fx रख दिया। अब उसके बाद कैलकुलेट करेंगे भाई fx की वैल्यू क्या है ये, अब fx की वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना है x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस fx की वैल्यू पुट की है x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस fx की वैल्यू ये पुट कर दी और इसका होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा है रूट के अंदर, तो बचेगा क्या, निकल के आएगा क्या भाई x। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगी, तो ये वैल्यू निकल के आएगी भाई, ये हम कैलकुलेट करें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो 1 प्लस का 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में आएगा क्योंकि इससे ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब एफ ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू निकल के आई वो ये निकल के आएगी, वो एक्स अपॉन 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर निकल के आया। इसी तरीके से यदि अगर मान लीजिए मैं तीसरी बार निकालूं तो कैसे निकालूंगा,
f ऑफ f x, ये अगर हम निकालें तो वो आएगा x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 3x²। ये वैल्यू इसकी निकल के आएगी। अब ये कितना है n टाइम्स, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी, यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, तो इस पूरे की वैल्यू, मैं इस पूरे की बात कर रहा हूं, इस पूरे की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, देखो आपने दो बार f यानी कि f ऑफ f 2 आया, f ऑफ f 3 आया, तो अगर हम चौथी बार निकालें तो यहाँ 4 हो जाएगा, और n टाइम्स निकालें तो यहाँ n आ जाएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस nx²। अब ये वैल्यू कौन से मैच करती है, तो देखिए r की वैल्यू 1 से लेके के n तक, यानी कि समेशन n हो जाएगा, तो समेशन n की वैल्यू तो कुछ और होती है, r की वैल्यू 1 से लेके n तक, r की वैल्यू 1 से n तक इसके अंदर रखेंगे n टाइम तक, तो ये वाला इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो यही वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसका जो है वो आंसर वो बी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हम n को लिख सकते हैं, n इजिकल टू कितना हो जाएगा, समेशन r इजिकल टू 1 से लेके n तक 1, और इसका मतलब होता है 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट डॉट n टाइम्स तक, दिस इज द n, तो वैल्यू निकल के आ गई। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ 47 क्वेश्चन। तो 47 में क्या है कि भाई ये फंक्शन हमारे पास है गिवन, तो ये ऑन टू फंक्शन होगा और वन वन फंक्शन होगा, तो ऑन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन क्या है, ऑन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन, बी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एफ ये फंक्शन गिवन है x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस sin x, तो ये भी वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन होगा, तो वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन ये आएगा, तो वन वन फंक्शन ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है, और एक चीज देखिएगा कि ये जो है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स है, तो इसके बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यदि अगर मान लीजिए फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स प्लस 1 है, तो हम इसके लिख सकते हैं दिस एंड दिस प्लस 1, इस तरीके से ब्रैकेट करते हैं। x प्लस कोई भी अगर इंटीजर है, जैसे मान लीजिए कि भाई x प्लस n है, ऐसे करके फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x है, तो हम इसको इस तरीके से ब्रैक करेंगे ऐसे करके प्लस n, ये n कोई भी इंटीजर हो सकता है, n कोई भी, n इज एनी इंटीजर, n इक्वल टू है इंटीजर। ठीक है, तो जब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर होता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, तो ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हो गया कि x प्लस n का फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो ये वैल्यू निकल के आएगी, जबकि इसके साथ मुझे कोई भी नंबर हो अगर वो इंटीजर है तो। कुल मिलाकर के अब ये देखिए इसी कॉन्सेप्ट का इसमें लगाएंगे तो ये वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब क्या हो कि इसकी वैल्यू x हो गई, इसकी वैल्यू भी x होगी, इसकी वैल्यू भी x होगी, और इसकी वैल्यू भी x हो जाएगी। तो हम इसे क्या लिखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अप टू कहाँ तक, 99 तक, तो यानी कि 0 प्लस 1 यानी कि 100 टाइम्स, तो ये हो गया टिल 100 टाइम्स। तो एफ एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 100 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स आया। पूछिए कितनी है, एफ अंडर रूट 2, तो निकल के आ जाएगा बहुत आसानी से, एफ अंडर रूट 2 इक्वल टू 100 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, तो 100 इंटू ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट 1.414, ये वैल्यू निकल के आएगी, और 1.414 का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो आएगा कितना 0.414 ये आएगा। अब इसकी वैल्यू निकालें तो 41.4, ये इसका आंसर आया, तो 41.4, तो 41.4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर भी लगा रखा है ना ऊपर, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर तो आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दीजिएगा ऐसे करके, तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाएंगे तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका चलता रहेगा ऐसे करके, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर चलेगा, अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर चलेगा और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 41।
क्योंकि ओवरऑल ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, तो f√2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, वो ये आ गई। f√2 की वैल्यू ये निकल के आ गई है, तो हमारे पास 41, इसका आंसर सी निकल के आ जाएगा। अच्छा ठीक है, f√2 की वैल्यू वैसे भी 41.4 आई, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 41 आएगा, ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, f cot x प्लस cosec x, तो cot x प्लस cosec x इक्वल टू cot x प्लस cosec x का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो यदि अगर मान लीजिए, यानी कि ये मोड है, देखिए अभी पीछे जो क्वेश्चन किया था मैंने, वो इसी टाइप का एक कॉन्सेप्ट किया था कि भाई cot x प्लस cos x का जो मोड है, इसको और हमने अलग अलग करके लिखा कि भाई cot x का मोड प्लस cosec x का मोड, ऐसे करके लिखा। अब 0 से लेके पाई, यानी कि 0 से लेके 2 पाई तक ये इंटरवल दिया हुआ है, तो वैल्यू कितनी होगी कि यदि अगर मान लीजिए ये वाला केस कब है कि यदि cot x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो cos x की वैल्यू भी 0 से बड़ी होगी, ये वाला केस हुआ। और यदि अगर मान लीजिए तो cot x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो cos x की वैल्यू भी 0 से छोटी होगी। तो ये वाला जो केस है, इस तरीके से क्या कि मोड हमने ये पूरा ओवरऑल मोड था, इसको अलग अलग किया, तो दो केस होते हैं, इसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी, इसकी वैल्यू भी 0 से बड़ी, तभी आप ऐसा लिख सकते हैं, या इसकी वैल्यू 0 से छोटी, इसकी वैल्यू भी 0 से छोटी, तो भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो दो केसेस मैंने पहले भी बताया था, क्या कि a प्लस बी प्लस सी का ओवरऑल मोड गिवन है, तो a का मोड प्लस b का मोड प्लस c का मोड लिखा जा सकता है। तो किन केस में लिखा जाता है कि इफ a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0, c इज ग्रेटर देन 0, या a इज स्मॉलर देन 0, b इज स्मॉलर देन 0, c इज स्मॉलर देन 0, तो ये दो केस होते हैं। तो ये वाला केस है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 से बड़ी, 0 इसकी वैल्यू 0 से बड़ी, इसकी वैल्यू 0 से छोटी, इसकी वैल्यू भी 0 से छोटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इसका आंसर आया। तो निकाल सकते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड 0 से पाई हो गया और 3/8 से, यानी कि सी ऑप्शन हुआ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाला 0 से π/2, 0 से π/2 होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये हुआ, यानी कि 270 से लेकर के 360 तक, तो वो ये वाला आंसर इसका आता है, ये है।